चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। जोर से बोलो, खाना वाना खा के आए हो ना, ब्रेकफास्ट करके आए हो ना सब। कितना बज रहा है? 11:15 हो रहा है, तो खा पी के ही आए होगे मेरे हिसाब से, है ना? गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ओके चलो, हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सीए इंटर लॉ का पेपर पढ़ने के लिए आए हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनका लॉ का पेपर जो है मतलब फाउंडेशन क्लियर हो चुका है? 1, ठीक है। और किसी का? सबका रिजल्ट अवेटिंग है क्या? मतलब तुमको यकीन है कि तुम पास हो जाओगे, है ना? नहीं नहीं, ठीक है। अरे अच्छा बात है यार, पास होना चाहिए। इतना क्यों अंडर कॉन्फिडेंट हो? देखो एग्जाम देने के बाद ना पता चल जाता है इंसान को कि इंसान पास होने वाला है या रिजल्ट क्या होने वाला है, ठीक है? तो अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, सोचो पास होगे तो पास हो भी जाओगे, ठीक है? भगवान से करो कि अगर 200 भी आ गया ना तो भी पास है भाई। एग्जामिशन का उम्मीद नहीं भी कर रहे हो तो 200 की तो उम्मीद रखो कि हाँ भाई हम पास तो हो जाएंगे, ठीक है? नेवरदीलेस रिजल्ट जो भी आएगा वो देखा जाएगा। आई एम वेरी पॉजिटिव कि हाँ भाई रिजल्ट तो अच्छा ही आएगा तुम लोग का, ठीक है? स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट। आज का सीए इंटर का फर्स्ट क्लास है जो अपना ओरिएंटेशन का क्लास होएगा। एंड अपने आज से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, बट आज थोड़ा सा लाइट रखेंगे, बट कल नेक्स्ट क्लास से एकदम अच्छा खासा अपना क्लास चलेगा, ठीक है? तो पहले सीए इंटर पेपर का नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। क्या 100 मार्क्स का पेपर है पूरा? हाँ 100 मार्क्स का पेपर है। इसमें 70 मार्क डिस्क्रिप्टिव है और 30 मार्क्स एमसीक्यू है। जैसे तुम्हारे फाउंडेशन में मैथ्स और इकोनॉमिक्स का पेपर एमसीक्यू होता था, उसमें नेगेटिव मार्किंग हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे 30 मार्क्स का जो एमसीक्यू होगा ना उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और ये 30 मार्क्स वाला एमसीक्यू तुम्हारे सारे पेपर्स में एप्लीकेबल है। 6 का 6 पेपर्स में 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा और किसी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कंपल्सरी क्वेश्चन है सारा, कोई ऑप्शन भी नहीं मिलता एमसीक्यू में। तुमको लगेगा कि ऑप्शन भी दे देगा एमसीक्यू में, तो नहीं, ठीक है? कोई ऑप्शंस नहीं रहता है। 2 मार्क्स पर क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चंस यू विल हैव टू आंसर। दैट इज द सिंपल रूल। हर पेपर के लिए यही रूल एप्लीकेबल है, ठीक है? अच्छा, अब मेरे बारे में, क्योंकि क्योंकि आने वाला नेक्स्ट 170 180 आवर्स जितना भी अपना क्लासेस चलेगा तुम लोग मुझे ही सुनने वाले हो, मेरा ही चेहरा देखने वाले हो। रोज सुबह उठ के मेरा ही चेहरा देखने आओगे तुम, ठीक है? दैट इज अ वेरी बिग सैक्रिफाइस। वो भी ठंड का टाइम आने वाला है, तो हम लोग ठंड में उठ के सुबह सुबह आएंगे पढ़ाई करने के लिए और तुम मेरा चेहरा देखने आओगे। तो इट शुड बी वर्थ इट ना कि तुम मेरा चेहरा देखने के लिए आ रहे हो और मुझसे पढ़ने आ रहे हो। तो जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मेरे बारे में अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या जो भी बोलो, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरे पास 2 डिग्रीज है, सीएस एंड एलएलबी, ठीक है? ऑल इंडिया रैंक 16 था मेरा फाउंडेशन लेवल पे। इंटर और फाइनल एक बार में क्लियर है सारा, ठीक है? सीएस 2021 में क्लियर हुआ था एंड एलएलबी 2023 में क्लियर हुआ था। उसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस अगर आप मेरा जानना चाहते हो तो आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ कंपनीज, लॉट ऑफ बिग कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज का काम किया है। और आई हैव वर्कड बेसिकली ऑन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स में काम किया है, आर्टिकलशिप को छोड़ के मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स में काम किया है। बिकॉज आर्टिकलशिप में जब मैं थी तो मेरे को समझ आ गया था कि जॉब कल्चर इज नॉट फॉर मी। बट उस समय तक ये भी नहीं पता था कि आगे लाइफ में करना क्या है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। यू कैन नॉट सिट एट होम आइडल, क्योंकि आप जब काम कर चुके होते हो तो आप एकदम से अगर काम नहीं करोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो इंडिविजुअली मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में स्टार्टअप डोमेन बहुत सुना होगा तुमने, स्टार्टअप्स का नाम सुना है क्या? स्टार्टअप कंपनीज, शार्क टैंक देखते हो क्या या सुने हो शार्क टैंक के बारे में? तो जितने भी ऐसे स्टार्टअप्स कंपनीज होते हैं उन लोग फंडिंग लेने के लिए आते हैं शार्क टैंक में। अब शार्क टैंक वाला फंडिंग इज टीवी शो वाला फंडिंग। ऐसे भी फंडिंग्स होते हैं जो शार्क टैंक के बाहर भी होते हैं और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, तो उस फंडिंग्स में भी काम किया है। वो फंडिंग से रिलेटेड जितना भी कंपनी का ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है, मतलब अगर कोई इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगा रहा है तो चेक करेगा ना कंपनी जेन्युइन कंपनी है कि नहीं, वहाँ पे कंप्लायंस वगैरह सब सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसी पूरा प्रोसेस को बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। क्या बोलते हैं? ड्यू डिलिजेंस। तो वो ड्यू डिलिजेंस का भी काम किया है। एक कंपनी का लिस्टिंग हुआ था, लिस्टिंग आईपीओ जिसको बोलते हैं ना, आईपीओ सुने हो क्या? इनिशियल पब्लिक ऑफर जो होता है उसमें भी काम किया है। एंड आरओसी का कंप्लायंसेस जो होता है, आरओसी बोले तो
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सुना सुना लग रहा है, फाउंडेशन में सुन के आए होगे तुम लोग। तो जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है उसका जो काम होता है कंपनीज का पूरा मेजर आरओसी कंप्लायंसेस वो भी किया है, एनबीएफसी कंपनी का भी काम किया है। तो ऐसे मेरे पास प्रोजेक्ट्स करते करते बहुत सारे डोमेन, बहुत सारे एरियाज का नॉलेज हो गया है मेरे को। मर्जर्स भी किया है, मर्जर में भी आई पार्टिसिपेटेड इन अ मर्जर ऑल्सो, एनसीएलटी का एक मर्जर था उसमें भी काम किया था। तो ऐसे करते करते बहुत सारा एक्सपीरियंसेस हो गया है प्रोजेक्ट्स करते करते ही, ठीक है। जहाँ तक टीचिंग का बात करें तो 2021 से आई स्टार्टेड टीचिंग एंड अभी करेंटली मेरे को 3.5 ईयर्स प्लस हो चुका है। जनवरी में 4 ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा मेरे को पढ़ाते पढ़ाते इस फील्ड में। और अलॉन्ग दी लाइन पढ़ाते पढ़ाते सीए फाउंडेशन भी पढ़ाया, सीए इंटर भी पढ़ा रही हूँ लॉ में, ठीक है। तो बहुत सारे ऑल इंडिया रैंक्स भी आए बच्चों के। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनका ऑल इंडिया रैंक नहीं आया पर लॉ में 70+, 75+ आया था। तो देयर हैज़ 3.5 ईयर्स में टचवुड देयर इज़ अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड जो आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोग मेंटेन करोगे आगे। ये करोगे ना? होगा होगा, सब होगा, डोंट वरी। चलो, ये हो गया मेरे बारे में। काफ़ी है इतना इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में कि तुम मतलब आके ऐसा हर दिन मेरा चेहरा देख सको। इट शुड बी वर्थ वाइल कि तुम आके मेरा चेहरा देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, मुझे सुन रहे हो। तुम्हारा टाइम वर्दी होना चाहिए। तुम यहाँ पे आके तुम इतना टाइम मेरे को दे रहे हो, अपना इतना अटेंशन दे रहे हो मेरे को, तो इट शुड बी वर्थ फॉर यू गाइज, ठीक है। पूरा अपने बारे में बताने का बस यही एक रीज़न था। अब अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैम आप सिंगल हो कि आपकी शादी हो चुकी है, तो भाई मैं सिंगल हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। वो करवा चौथ वाला चीज़ ऐसे ही आईपैड में दिखा रहा था, मैंने कोई डेट सेव नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारी बात करते हैं। अब जो बात होंगी वो सारी तुम्हारी होंगी, मेरी बारे में बात हो गई। अब सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन ये आएगा कि तुमको बुक्स कौन कौन से मिलेंगे, ठीक है। तो देखो, नॉर्मल जो हमारा रेगुलर बैच का बुक्स रहेगा उसमें तुमको 3 बुक्स मिलेंगे। एक तुम्हारा नॉर्मल पूरा कॉन्सेप्ट बुक होगा जिसमें प्रोविजंस वगैरह, एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, वो पूरा तुम्हारा थियोरी बुक है। सेकेंड इज योर क्वेश्चन बैंक। अब ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, इट इज नॉट लाइक सम रेगुलर क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक में 90% ऑफ द क्वेश्चंस आर अनसॉल्व्ड एंड ओनली 10% आर सॉल्व्ड। तो वो 90% हम सॉल्व कहाँ करेंगे? वो 90% हम सारा का सारा क्लास में ही सॉल्व करेंगे। हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, उस एक सेक्शन का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डे अनदर सेक्शन, उसका क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस बच जाता है तो नेक्स्ट डे उसको कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे। मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको खुद से करने के लिए दिया जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चंस आप मेरे साथ क्लास में ही सॉल्व करेंगे। हाँ, ऑब्वियसली अगर सेम टाइप का क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, तो वो एक आध क्वेश्चन आपको एज होमवर्क दिया जाएगा फॉर राइटिंग पर्पस। अदर देन दैट फॉर प्रैक्टिस पर्पस। अदर देन दैट वो सारा का सारा क्वेश्चन जो भी उस क्वेश्चन बैंक में रहेगा हम सब लिख करके क्लास में इटसेल्फ सॉल्व करेंगे। कुछ भी आपके घर के लिए, होमवर्क के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी आपके ऊपर बहुत प्रेशर है। अब घर पे और भी प्रेशर डाल दे तो आप कोलैप्स ही कर जाओगे, तो क्या मतलब है, ठीक है। बुक का एक डेमो दिखा दे रहे हम तुम लोगों को, देखो। देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका तुम लोग को आई थिंक प्रिंट आउट्स मिल गया होगा, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट बुक का प्रिंट आउट एंड फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का प्रिंट आउट तुमको मिल गया होगा। आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है, प्रिंट होके आ रहा है। और उसके अलावा, हाँ, उसके अलावा आ गया क्या? हाँ देखो, ये रहा, प्रिंट आउट्स पड़े हैं वहां पे, क्वेश्चन बैंक का और उसका, दोनों का प्रिंट आउट्स पड़ा है, तुम ले सकते हो वहां से। अरे सब एक एक लेना, अभी क्या एक ही चैप्टर कितना पार्ट पढ़ोगे? टोटल 2 प्रिंट आउट्स लेने हैं तुमको अभी, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट बुक का चैप्टर 1 और दूसरा क्वेश्चन बैंक का चैप्टर 1, है कि नहीं? ठीक है। अब देखो, ये तुम्हारा पूरा चैप्टर 1 है, समझा क्या? अब इस चैप्टर 1 में तुम देखो, इट इज ऑल अबाउट डेफिनेशंस एंड एवरीथिंग। पर जो भी है, जितना भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, सुनो ना,
लॉ में तुम फाउंडेशन लेवल से सुनते आयोगे, कीवर्ड्स पे फोकस करो, कीवर्ड्स पे फोकस करो, एग्जाम में कीवर्ड्स लिखना बहुत जरूरी है। वो कीवर्ड्स ऑलरेडी तुम्हारे लिए इस बुक में बोल्ड कर दिया गया है। हाँ हाँ, लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस सा बात है, लीगल लैंग्वेज तो इंपॉर्टेंट है ही, उस पर भी आएंगे हम। पर यहाँ तक तुमको क्लियर है क्या? एवरीथिंग इज हाईलाइटेड फॉर यू गाइज, समझा? ये है तो, और पूरा टैबुलर फॉर्म में है, एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से लिख दिया गया है ताकि तुमको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आए ही ना। उसके अलावा जो तुम्हारा क्वेश्चन बैंक है, सबसे पहला चीज तो ये कि क्वेश्चन बैंक में कौन से टॉपिक कौन से क्वेश्चन नंबर पे है वो ऑलरेडी मैपिंग कर दी गई है तुम्हारे लिए। तो इट विल मेक इट इजी जब आप रिवाइज करने के लिए बैठोगे। सेक्शन रिवाइज किया, अच्छा देखो क्लासेस में कर लिया वो तो सही बात है, पर क्लास के बाद भी तो बुक खोलने का मन करना चाहिए ना। एग्जाम में अल्टीमेटली वही मैटर करता है कि आपने क्लास खत्म करने के बाद अपना बुक खुद से कितना बार खोला है, तो खोलने का मन करना चाहिए। अब ऐसे अगर प्लेन क्वेश्चन आंसर लिख देंगे तो तुम तो बुक खोलोगे ही नहीं, खो ही जाओगे इस बुक में। इसीलिए कौन से टॉपिक कौन से क्वेश्चन नंबर में है वो ऑलरेडी आपके लिए पहले से मैपिंग कर दी गई है। तो आपने एक सेक्शन या एक टॉपिक रिवाइज किया, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है आपने वो भी साथ साथ रिवाइज कर दिया। क्योंकि देखो एक होता है कि पूरा झुंड ऑफ 50 क्वेश्चंस है, उसमें से तुमको देख के निकालना है कि भाई इस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन है। अब वो अलग से दिमाग लगेगा उसमें, तो ये मतलब ही नहीं है। और यही तुमको दिख रहा है कि भाई ये टॉपिक रिवाइज करना है और इस टॉपिक में से 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, तो टॉपिक रिवाइज करने का भी मन करता है कि भाई हाँ इसके बाद इसका 4 क्वेश्चन ही करना है अपने को, है कि नहीं? तो दैट मेक्स इट इजी, अप्रोच इजी हो जाता है, साइकोलॉजिकली आसान हो जाता है दिमाग के लिए भी टू प्रोसेस थिंग्स। अब तुम इसी में देखो हर एक क्वेश्चन के बाद में एक आंसर का बॉक्स बनाया हुआ है। यहां से 2 प्रिंटआउट्स ले ले, यहां से 2 प्रिंटआउट्स ले ले। एक ही है क्या? अच्छा एक खत्म हो गया, ठीक है, एक ही लेके बैठ जा फिलहाल। अच्छा हम क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे कि हर एक क्वेश्चन के बाद में तुमको एक आंसर का बॉक्स दिख रहा है। वो आंसर का बॉक्स कब भरेंगे हम? क्लास में भरेंगे। जैसे जैसे क्लास चलेगा टॉपिक खत्म होगा वैसे वैसे हम सारे आंसर्स लिखते जाएंगे और अपना बुक पूरा रेडी हो जाएगा। और वो जो बुक होगा ना तुम एक्चुअली अपने हाथ से खुद सॉल्व किए होगे। तो जब तुम डे 1 में स्टार्ट करोगे और जब तुम्हारा डे X में सिलेबस कंप्लीट होगा तो तुम अपना कॉन्फिडेंस का लेवल समझ रहे हो कहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि तुमने सारे आंसर्स खुद से लिख के पूरा बुक भरा होगा। समझ आ रहा है? दैट इज माई मेन मोटिव। अब देखो सारे क्वेश्चंस इसमें से अनसॉल्व्ड है, सारे अनसॉल्व्ड है, 1 या 2 सॉल्व्ड होंगे, बाकी सारे मैक्सिमम 90% आर अनसॉल्व्ड। वो मेरे साथ आपको क्लास में करना है। यहां तक क्लियर है क्या? पक्का एकदम डन है? उसके अलावा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जब आपको अच्छा एक समरी बुक भी मिलेगा आपको, वो समरी बुक आपको थोड़ा बाद में मिलेगा क्योंकि वो अभी इन प्रोसेस है। क्या हो रहा है उसमें? पूरा सिलेबस को 150 पेजेस में पूरा समराइज करने का प्रोसेस चल रहा है। तो वो जब बन जाएगा तो वो भी बन के आपको विद इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में मिल जाएगा। पर ये 2 बुक्स आपको जब आपका रिजल्ट आ जाएगा आपको तभी मिल जाएगा। उसके अलावा जब आप एनरोलमेंट कराओगे तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच का भी फ्री एक्सेस दिया जाएगा। और एग्जाम ओरिएंटेड बैच के जो 2 बुक्स है, कॉन्सेप्ट समरी बुक एंड क्वेश्चन बैंक, ये वाला समरी बुक अलग है, ठीक है? जो आपको नॉर्मल रेगुलर कोर्स में मिल रहा है वो समरी बुक अलग है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच के बुक्स अलग है। तो वो 2 बुक्स भी आपको दिए जाएंगे और उसके लेक्चर्स का भी आपको फ्री एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है? अच्छा फिर आप खुद से एक लॉ की नोटबुक बनाओगे। आप खुद से एक लॉ की नोटबुक बनाओगे जिसमें हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन आंसर तो अपने को उस नोटबुक में लिखना नहीं है, क्वेश्चन आंसर के लिए ऑलरेडी एक मटेरियल है और उसमें स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है, तो अपने उसी में लिखेंगे। तो जो आप लॉ का नोटबुक बनाओगे उसमें आप क्या लिखोगे? जितने भी हम क्लास में डेली पढ़ेंगे उसके नोट्स बनाएंगे ना। जो बुक में लिखा हुआ है उसको हम और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में और इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में, ताकि उसमें कीवर्ड्स भी हो, आपके लिए लैंग्वेज भी आसान हो, आपके लिए रिविजन भी आसान हो। तो जो हम हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे वो हम इस नोटबुक में बनाएंगे। और जो 300 पेज का वो मोटा नोटबुक आता है ना, अरे आता है ना, वो बना लेना एक बार में, ठीक है? तो सोचो तुम्हारे पास 3 बुक्स ऑलरेडी रेगुलर बैच के हैं, 2 बुक्स एग्जाम ओरिएंटेड के हैं
और एक नोटबुक जो तुम अपने हाथ से बनाओगे। अब 6 बुक अगर तुम पढ़ लिए एक सब्जेक्ट के लिए, उसके अलावा तुमको कुछ और पढ़ने का दरकार है नहीं। अबे 6 भी पढ़ नहीं पाओगे वैसे तो देखा जाए, समझ आ रहा है तुमको? तुम 6 भी मेरे को लगता नहीं पढ़ पाओगे आते आते। देखो 3 तो तुम मेरे साथ ही कर लोगे, उस 3 के अलावा 3 तुम्हारा जिम्मेदारी है। और वहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि वो जो 3 तुम्हारा जिम्मेदारी है वो तुम कैसे पूरा करोगे। ठीक है, तो 3 भी पढ़ लोगे ना, तुम्हारे लिए बहुत आसान है। कहने का बात ये है कि तुमको सब चीज प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अब तुम उसको किस एक्सटेंट तक यूज कर सकते हो वो तुम्हारे ऊपर में डिपेंड करता है सोलली। ठीक है, अच्छा नोटबुक के साथ हमको क्लास में ये नहीं चाहिए कि भाई कोई इधर से पेंसिल छीन रहा है बाजू वाले से, कोई स्केल छीन रहा है, कोई उसको लिखने नहीं दे रहा है, उसका पेन वो लिखते रहते हाथ से छीन दे रहा है, रिफिल खत्म हो गया है, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, स्टेशनरी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। फाउंडेशन में चलता था कि हाँ कॉपी नहीं लाई तो पेपर फाड़ के बस पेंसिल से लिख लिया। अच्छा कोई बच्चे तो ऐसे भी थे कि पेपर भी नहीं मिल रहा, एक काम करो पेंसिल से डेस्क पे लिख दो, नेक्स्ट डे आके कॉपी कर लेंगे हम उसको। ठीक है, ये सब काम मत करना। स्टेशनरी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। स्टेशनरी में आप क्या कैरी करोगे, ज्यादा कुछ नहीं। बुक में करने के लिए, बुक में मार्किंग्स करने के लिए एक हाइलाइटर चाहिए अपने को, एंड मैक्स टू मैक्स 2 से 3 कलर के पेन रख लेना। ठीक है, 2 से 3 कलर के पेन। अब इतना तो कर सकते हो यार, लड़कियां तो फिर भी कर लेंगी मेरे को पता है, लड़कों का तो डाउट लग रहा है। ठीक है, पर 3 भी नहीं रख सकते हो तो चलो मान लो 2 तो रखो कम से कम। ठीक है, नहीं तुम 3 ही रखो। देखो कौन कौन सा, एक रखोगे ब्लैक, एक रखोगे ब्लू और एक रखोगे रेड। ब्लैक ब्लू और रेड वर्क्स, इतना रखोगे तुम लोग। नोटेड है क्या? क्लियर है इतना सबको? और एक हाइलाइटर चाहिए मेरे को ताकि हम बुक में उससे हाईलाइट कर सकें। डन है यहाँ तक? सबके पास ये स्टेशनरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास में छीना छपटी चल रहा है, बैग बोरो स्टील नहीं चलेगा, पहला बात। फिर अब मेरे को एक बात बताओ, ऑनेस्टली मेरे को एक बात बताओ, किस किस को लॉ एकदम पसंद नहीं है? मतलब फाउंडेशन से ही बस पढ़ना था तो हम पढ़ के पास हो लिए, हमको सब्जेक्ट से कोई प्यार नहीं है। और मैक्सिमम हम तुमको सच बताते हैं, जितने भी सीए के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग सीए में आते ही इसलिए ताकि थ्योरी नहीं पढ़ना पड़े, यही सोच के आते हैं, है ना? बट वेट टिल यू हैव मेट ऑडिट, वेट टिल यू मीट ऑडिट। डरा नहीं रहे, सच बता रहे। फिर तुमको समझ आएगा कि भाई सीए भी थ्योरी ही है। तो मेरे को बताओ किनको थ्योरी सब्जेक्ट्स इन जनरली नहीं पसंद है, और किसको लॉ तो एकदम ही पसंद नहीं आया कि भाई फाउंडेशन में भी बस पढ़ना था तो पढ़ लिए, वरना पसंद तो कुछ खास है नहीं, सब्जेक्ट से प्यार तो नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं? बाकी सबको प्यार है, आई एम अज्यूमिंग। मतलब इंटरेस्ट नहीं आता है, अगर इंटरेस्ट नहीं आता है तो प्यार आएगा ही नहीं। देखो इंटरेस्ट का बात होता है, प्यार में भी इंटरेस्ट का बात होता है। अगर इंटरेस्ट ही नहीं, सब्जेक्ट से प्यार कैसे होगा? अब तुम किसी भी सेंस में ले लो उसको। हाँ वो बात तो सही है, बट थ्योरी प्रैक्टिकल तो दूर का बात है। अगर तुमको थ्योरी समझ नहीं आ रहा है तो वो चीज का प्रैक्टिकल काम करने जाओगे क्यों? तुम जाओगे नहीं क्योंकि तुमको पता ही नहीं उसके बारे में कुछ भी। नंबर दे रहा है तो अच्छा है। नंबर देखो, अब मार्क्स के लिए तो तुमको कुछ भी करना ही पड़ेगा, उसका कुछ उपाय नहीं है, तुमको सब पढ़ना पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है। ए मुझसे बात कर लो ना, मैं तो यही खड़ी हूँ। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट से प्यार करने की बात हो रही है। सी माई पॉइंट इज नॉट टू जस्ट मेक यू एग्जाम रेडी कि तुम भाई देखो तुम क्लास में आ गए हो, तुम पास तो हो जाओगे। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके उन्हें पता है, अगर क्लास आ गए हैं तो वो पास तो हो ही जाएंगे। अब माई पॉइंट इज वो फाउंडेशन तक फिर भी सही था, बट इंटर में आप ये चीज नहीं कर सकते, बिकॉज आपका इंटर का सिलेबस इस तरीके से डिजाइंड है कि एवरी सब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू ईच अदर। हर एक सब्जेक्ट अपने आप में इंटरलिंक करता है, एंड अगर आपको एक भी सब्जेक्ट का सही से नॉलेज नहीं होगा या आप एक भी सब्जेक्ट को सही तरीके से नहीं समझोगे तो आप उस चीज का 100% एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं कर पाओगे। ठीक है,
अकाउंट्स भी लॉ से कनेक्टेड है, लॉ भी टैक्सेशन से कनेक्टेड है, एंड ऑडिट से भी कनेक्टेड है। ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तुमको समझ आ रहा है? ठीक है, जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो अकाउंट्स में तो एज पर शेड्यूल 3 बनाते हो। शेड्यूल 3 कहाँ दिया हुआ है? कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट तुम कहाँ पढ़ रहे हो? लॉ में पढ़ रहे हो, तो कनेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो। AS2 सुना है क्या? सबसे कॉमन इन्वेंटरी। देखो पता है तो बस फाउंडेशन दिया, सब भूल गए। था ना? फाउंडेशन भी नहीं था क्या? फाउंडेशन में कोई AS है क्या? नहीं है। अच्छा, AS नहीं पता है पर इन्वेंटरी पता है। अच्छा चलो ठीक है, पर हर कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ता है अपना अकाउंट्स बनाते टाइम। ये कहाँ लिखा है? कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर 133। कंपनीज एक्ट में सेक्शन नंबर कौन सा बोलो तो? 133 बोलता है कि हर कंपनी को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो उसके ऊपर एप्लीकेबल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब अगर तुमको ये बात पता ही नहीं है और क्लाइंट तुमसे आगे पूछ रहा है हम AS नहीं फॉलो करेंगे, बताओ, मुझे करना पड़ेगा। तो क्यों करे? कहाँ लिखा है? अब तुमको यही नहीं पता कहाँ लिखा है तो कैसन चलबे? नहीं चलेगा। इसलिए हर सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब अगर कोई तुमसे आके पूछ रहा है कि हम बिजनेस में हमको बिजनेस करना है, हम सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म खोले, कि हम 1 पर्सन कंपनी खोले, कि हम प्राइवेट कंपनी खोले, कि हम पब्लिक कंपनी खोले, कि हम HUF खोले, ठीक है, वो तुमसे पूछ रहा है तो तुमको सोचना पड़ेगा कि भाई उसका कंपनी का धंधा कितना होने वाला है, उस कंपनी में धंधा कितने होने वाला है। और अगर वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी खोलता है तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लायंस का कॉस्ट ज्यादा है और कंपनी के ऊपर टैक्सेशन भी फ्लैट 30% लगता है ना। कंपनीज को फ्लैट 30% टैक्स पे करना पड़ता है। अगर तुम 1 रुपया भी कमा रहे हो, अगर आपका कंपनी 1 रुपया भी कमा रहा है तो 30 पैसा किसको जाएगा? सरकार को जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लॉ भी कनेक्ट हो गया, लॉ के साथ में टैक्सेशन भी कनेक्ट हो गया। ठीक है, बट इसीलिए सारा का सारा सब्जेक्ट्स आपको, सारे के सारे सब्जेक्ट्स पे आपको इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज माय पॉइंट। अब आते हैं लॉ के ऊपर में। लॉ तुमको पसंद नहीं है, ये नहीं है, याद नहीं रहता है, पढ़ भी लेते हैं तो भूल जाते हैं, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ है इसके ऊपर। थ्योरी सब्जेक्ट्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम मेजरली कब आती है? प्रैक्टिकल आप लिख लिख के सॉल्व करते हो और थ्योरी आप सिर्फ पढ़ते हो, ठीक है, या मैक्स टू मैक्स आपने प्रोविजंस लिख लिया, बट जब तक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं किया वो आपके दिमाग में सेट ही नहीं होगा। इसीलिए क्वेश्चंस पढ़ने का सब्जेक्ट ही हटा दिया है मैंने कि क्वेश्चंस पढ़ना ही नहीं है आपको, क्वेश्चंस अब आप लिख के सॉल्व करोगे जैसे आप प्रैक्टिकल में करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगेगा और आपको सब्जेक्ट से प्यार होने लगेगा। अब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है, अकाउंट्स हो, टैक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ लो, अगर आप क्लासेस खत्म होने के बाद घर में जाके उसको आधा घंटा ऑन अ रेगुलर बेसिस नहीं खोल रहे हो, उस सब्जेक्ट के आप टच में नहीं हो, तो कोई फायदा ही नहीं है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंटली इन टच विथ एवरी सब्जेक्ट दैट यू स्टडी। चाहे लॉ भी क्यों ना हो, आपको घर जाके आधा घंटा जो आपने पूरे दिन में पढ़ाई की है, आपको एक बार तो जाके बुक खोलना ही पड़ेगा, बी इट एनी सब्जेक्ट। 8 घंटे 10 घंटे आपने क्लास किया, उसके बाद आपको 2 घंटे का सेल्फ स्टडी करना ही करना है। हाफ एन आवर आप एवरी सब्जेक्ट खोल के पढ़ोगे। एट अ टाइम आप कितना सब्जेक्ट कर लोगे? 3। जो एकदम ही तेज बच्चे हैं 4 कर लेंगे, पर 3 ऑन एन एवरेज तो सबको करना चाहिए, आई बिलीव। अगर 3 सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम तो 1.5 घंटे, ठीक है, और अगर 4 पढ़ रहे हो तो 2 घंटे। इनिशियली आपको ऐसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी आप देखोगे कि हाँ सिलेबस कंप्लीट होते जा रहा है, सिलेबस कवर होते जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो सिंसियर बच्चा होगा उसका सेल्फ स्टडी का टाइम भी अपने आप इंक्रीज होते चला जाएगा। बट हैबिट तो एक बार में हम आपको ऐसे नहीं बोल सकते ना कि 3-4 घंटा बैठ के बुक्स लेके बैठ जाओ,
नहीं, आप बैठो, आप एक दिन बैठ जाओगे, 2 दिन बैठ जाओगे, तीसरे चौथे दिन आप खुद नहीं बैठोगे। तो ऐसा हैबिट डेवलप करना है जो हम कंसिस्टेंटली उसको टिल आर एग्जाम्स हम फॉलो कर सकें। तो स्टार्टिंग में हम इनिशियली 2-2 घंटे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से बुक्स, यहाँ पे एक प्रिंट आउट रखा हुआ है बाबू, वो ले ले, एक एक ले लो तुम लोग। ठीक है, एक और मिलेगा, जिनके पास एक प्रिंट आउट है उनको एक और मिलेगा। ठीक है, यहां तक का क्लियर है क्या? फॉर श्योर एकदम। अच्छा, अब मेरा काम है तुमको एग्जाम तो पास कराना ही, तुम क्लास में आ गए हो तो एग्जाम पास हो जाओगे, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया है। अब माई टारगेट इज कि तुमको रैंक के लिए कैसे रेडी करना है। ठीक है, एग्जाम जो भी क्लास में आ गए वो बच्चा पास तो हो जाएगा, पर रैंक के लिए रेडी करना है। अगर रैंक के लिए रेडी करना है तो भाई एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, ये तो सबको पता है। और रैंक लाने का मैं बता दूं, टीचर का एफर्ट और स्टूडेंट का एफर्ट दोनों 50-50 होता है। जो बच्चा पास हो रहा है उसमें टीचर का एफर्ट 90% होता है, स्टूडेंट का एफर्ट 10% होता है। पर जो बच्चा रैंक ला रहा है, टीचर का एफर्ट 50%, बाकी पूरा एफर्ट स्टूडेंट का होता है। ठीक है, तो टीचर आपको बता सकता है, कोई भी टीचर हो, दुनिया का कोई भी टीचर हो, वो आपको बता सकता है कि आप ऐसे करो, ये करो, ये करो, इस तरीके से पढ़ो, इतना बार रिवीजन करो, इतना बार टेस्ट दो, वो आपको बता सकता है। पर करने का जिम्मेदारी किसका है? आपका है। टीचर इज देयर फॉर द गाइडेंस। अब उस गाइडेंस को इंप्लीमेंट करने का जिम्मेदारी किसका है? स्टूडेंट का होता है। और जो स्टूडेंट कंसिस्टेंटली उस गाइडेंस को इंप्लीमेंट करता है, अल्टीमेटली उसका रैंक आता है। समझा? आर यू वेरी क्लियर? रैंक लाने का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, आपको डे 1 से मेहनत करना पड़ेगा। डे 1 से मेहनत करोगे, डे 1 से ही टारगेट होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को रैंक लाना है। तो रैंक कैसे नहीं आएगा? एकदम से आएगा, पर मेहनत डे 1 से करना है और डे X तक वही पेस पे मेहनत करते रहना है, तब जाके रैंक आता है। और हर सब्जेक्ट पे इक्वली मेहनत करना है। क्लियर है क्या? ठीक है, अब तुम्हारा ये मेहनत को आसान बनाने के लिए देयर आर और एक्स्ट्रा थिंग्स फॉर यू गाइस। देखो, पहला बात तो हम डेली क्लास नोट्स लिख ही रहे हैं। जो तुम 300 पेज का लॉ का कॉपी बनाओगे, उसमें क्या करोगे? क्लास नोट्स ही लिखेंगे हम लोग, तो वो भी रहेगा रिविजन के लिए। उसके अलावा सारे क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व कर रहे हैं, वो भी रहेगा। हर एक क्लास का आपको क्लास के बाद में रिवीजन ऑडियो दिया जाएगा। मतलब आज हमने क्लास में क्या पढ़ा, उसका एक रिवीजन ऑडियो मैं रिकॉर्ड करके अपने वॉइस में आप लोग को भेज दूंगी। तो उससे क्या होगा? अगर तुमको बुक खोलने का टाइम भी नहीं है, तुम इतने चोर हो कि तुम बुक भी नहीं खोलोगे बैठ के, तो ट्रैवलिंग करते करते एक बार हेडफोन में 2-5 मिनट के लिए गाना मत सुनना, मेरा ऑडियो सुन लेना। अब मैं गा के नहीं भेज सकती कि प्रोविजन गा के बोल रही हूं मैं, वो नहीं चल सकता। ठीक है, तो मैं ऑडियो भेज दूंगी कि ये क्लास हो गया। क्लास के पहले तुम वो रिवीजन ऑडियो भी सुन के आओगे ना, इट इज मोर देन इनफ। और ऐसे करते 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 जितना नंबर ऑफ क्लासेस होगा अपना, मान लो फॉर एग्जाम्पल 80 मैं पकड़ के चल रही हूँ, 80 या 90 जो भी होगा, तुम सोचो उतना तुम्हारे पास 90 रिविजन ऑडियोज होंगे। यानी कि तुम्हारा पूरा सिलेबस इज समराइज्ड इन दैट 90 ऑडियोज, वो भी इन शॉर्ट। तो तुम सोचो तुम्हारा कितना बार रिवीजन हो रहा है मेरे साथ साथ। क्लास में पढ़ा, क्लास में आने से पहले तुम एक बार रिवीजन ऑडियो सुन के आए। ठीक है, अब देखो मेरे को पता है कि कोई बच्चे होंगे जो क्लास में रिवीजन ऑडियो भी सुन के नहीं आएंगे। नालायकपंती का तो तुम्हारा लिमिट ही नहीं है। तो अब तुम क्लास में आओगे तो मेरे को फिर से रिवाइज कराना पड़ेगा। ठीक है, और जो बच्चे घर में पढ़ के आएंगे, आधा घंटा, आई एम अज्यूमिंग कि कुछ तो बच्चे होंगे जो बुक्स खोल लेंगे। तो तुम सोचो क्लास में पढ़ा, घर जाके रिवीजन ऑडियो सुना, खुद से रिवाइज किया, और फिर जब तुम नेक्स्ट डे क्लास में आए वो सेम चीज मैंने तुमको फिर से रिवाइज कराया, तो 4 बार रिवीजन हो गया ऑलरेडी। उसके बाद तो मैराथन वो सब अलग है, बट तुम्हारा 4 बार रिवीजन ऑलरेडी हो गया। और फिर जब तुम क्लास में 4 बार बोल के जाओगे, जब तुम फर्स्ट टाइम एक टॉपिक पढ़ोगे तो भी तुम्हारे दिमाग में वो सेट होगा। तो तुम एक टॉपिक को 8 बार पढ़ रहे हो मेरे सामने। ठीक है, और जब वो चीजें याद होने लग जाती है ना,
तब तुमको सब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ इसका कोई भी क्वेश्चन दे दो हम सॉल्व कर लेंगे, मेरे को A to Z इसमें सब आता है। नहीं आता है इसलिए तो हम दूर भागते हैं, आएगा तो हम दूर भागेंगे ही नहीं। तो तुम्हारे मैंने ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है तुम्हारे लिए कि तुमको भाई पसंद आए ना या तुम्हारे पास कोई भूलने का स्कोप हो, मैंने छोड़ा ही नहीं ऑप्शन वो चीज तुम्हारे लिए। नहीं चाहते हुए भी तुमको सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, मैं करा के छोड़ूंगी। दैट इज माई टारगेट। ठीक है, अभी लॉ मुझसे पढ़ लोगे, कल को तो कुछ और कंपनीज एक्ट आ गए तो मुझसे पढ़ने थोड़ी आओगे वापस, नहीं ना, खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। तो यही है, सिंपल है क्या यहां तक। उसके बाद हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट होगा। कुछ बोल रहा है तुम ही ब्लू टी शर्ट, नाम बता। जयेश, जयंत, जय, सही है। हाँ जय माता दी, जय माता दी बोल रहा, बताओ। भारत माता की जय भी बोल सकते थे। अच्छा ठीक है सुनो, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम लोग सबके नाम मेरे को याद हो ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा चैप्टर वाइज टेस्ट भी होगा, हर एक चैप्टर कंप्लीट होने पे उसका टेस्ट होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट तुमको देना है, मतलब अगर 15 चैप्टर है, अगर 15 चैप्टर है तो उस 15 चैप्टर का तुमको एक एक करके टेस्ट देना है, तो टोटल 15 टेस्ट तुम दोगे। उसके अलावा क्यूमुलेटिव टेस्ट वगैरह भी होंगे, वो तो होंगे ही होंगे, बट 15 चैप्टर वाइज टेस्ट भी होंगे जो तुमको देना है। और जो बच्चा टेस्ट नहीं दिया वो पेनल्टी भरेगा, ठीक है। जो बच्चा टेस्ट नहीं दिया वो बच्चा पेनल्टी भरेगा। और हमको ये सब बकवास नहीं सुनना है कि मैम क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो ही नहीं हुआ है। ठंड का टाइम है, ठंड के टाइम में सारा क्लास होगा तुम्हारा मेजरली, ठीक है। हमको कोई बैकलॉग नहीं चाहिए, यू कैन नॉट हैव अ बैकलॉग। अब ठंड तो हर साल ही आएगा। अब तुम देखो तुमको कौन से अटेम्प्ट में एग्जाम देना है, ठीक है। बुढ़ा थोड़ी गए हो तुम लोग, अभी तो जवान भी नहीं हुए हो, अभी तो अंडा से बाहर निकले हो, है ना। तो ठंड बोल के क्लास नहीं करोगे, ये तुम्हारा कोई वैलिड रीजन है क्या? नहीं, हम आएंगे पढ़ाने के लिए, तुम लोग सब आओगे पढ़ने के लिए, समझ आ रहा है। तो कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और अगर कोई क्लास में नहीं आया है उसका वैलिड रीजन होना चाहिए टू बी एब्सेंट फ्रॉम दी क्लास। क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी तुम्हारे जीवन में सीए इंटरमीडिएट एग्जाम से बेसी इंपॉर्टेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर तुम या क्लास में प्रेजेंट नहीं हो तो यू बेटर बी प्रेजेंट समवेयर एल्स। अगर तुम घर में बैठ के रजाई में लेटे हुए हो, ठीक है, या सुबह सुबह स्टॉक एक्सचेंज गए हो नाश्ता करने के लिए, ऐसे खाली अपना मस्ती मजाक काट रहे हो, तो कोई सेंस नहीं है। अगर तुम क्लास में एब्सेंट हो तो तुम किसी बेटर जगह में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर नहीं हो तो फिर तुम मजाक कर रहे हो अपने जीवन के साथ में। समझ आ रहा है तुमको मेरा बात? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो एवरीवन हैज टू बी प्रेजेंट इन क्लास रेगुलरली,